छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आज से हम एसीएफ के अंडर आने वाले रसायन शास्त्र की शुरुआत करने वाले हैं, केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो वन सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत आने वाला एक विषय जो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, जिसकी शुरुआत आज से हम अपने इस चैनल पे करेंगे। साथ ही साथ किस लेवल तक पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे और उस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करें, इन सब पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो प्रश्न एसीएफ में विगत वर्षों में आए हैं उसे बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट पहले पता होने चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को जानते हुए फिर आप एप्लीकेशन पार्ट यानी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस सोर्स से पढ़ना है और किस लेवल का प्रश्न उठाया गया था, तो उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो मैं इस रसायन शास्त्र के अंतर्गत कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक जाने वाला हूं। मतलब सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको प्रश्न, हायर लेवल के प्रश्न भी कवर कराते चलेंगे, जो आपके प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ा के हम नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आपसे एडवांस लेवल के एप्लीकेशन पार्ट लेवल के प्रश्न बने। चलिए शुरुआत करते हैं आज से रसायन शास्त्र की। रसायन शास्त्र का सिलेबस आप एसीएफ के अंडर देखेंगे। अगर ये हम तैयारी कर रहे हैं एसीएफ 2020 की, तो उसके अंतर्गत केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो है क्या, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान इस प्रकार से मेंशन है सिलेबस के फर्स्ट लाइन में। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के दर से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसे क्लियर करेंगे सो दैट आपको आगे जाके रासायनिक समीकरण पहचानना आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की दर को समझने के लिए सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है यह समझना पड़ेगा। क्या जुड़ा हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो रसायनों से होंगी, है ना। सरल शब्दों में कहें मतलब कोई भी एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बना लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, सरल शब्दों में। ठीक है, और जहां तक है कि आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया का तात्पर्य पता होगा, तो इस तरीके से डेफिनेशन से कभी भी प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। बस एक नॉलेज के तौर पे मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो सिलेबस में मेंशन है रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में। तो देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहेंगे। देखिए, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को भाग दे देना है समय अंतराल से, ये होगी रासायनिक अभिक्रिया की दर। जहां भी दर शब्द मिले, कोई भी हो, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं, कुछ भी दर मिले आपको, जहां पर भी दर शब्द जुड़ा है वो मतलब किसी अनुपात के रूप में रहेगा। मतलब जो नीचे आएगा किसी भी अनुपात का, जो ये रहेगा हर वाला भाग, डिनोमिनेटर वाला भाग, उसमें समय रहने वाला है जहां कहीं भी दर आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो जो अनुपात है उसके हर में क्या रहेगा? समय अंतराल, जितना भी समय लगा है वो। ऊपर में क्या रहेगा? देखिए, मैंने कहा था एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बना लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कही जाएगी। ठीक है, तो समझिए, देखिए, जो भी पदार्थ शुरू में भाग लेते हैं, ठीक है, जिनमें परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, तो शुरू में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हम कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनकर आता है उसे कहेंगे उत्पाद। ठीक, अब जो भी अभिकारक लिए गए हैं उसकी एक सांद्रता होगी, उसका एक रासायनिक सांद्रता होगी, एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसमें ही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होकर नया उत्पाद बनने वाला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा या उनकी सांद्रता में कमी आएगी। तत्पश्चात जो नया पदार्थ बनेगा या गुण में परिवर्तन हो के नया पदार्थ बनेगा, उसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जो उत्पाद मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, उसकी सांद्रता बढ़ के पूर्ण रूप से मिल जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता क्या होती है। अभिकारक जो भाग लेते हैं जिनकी सांद्रता कम होते जाती है और जो नया पदार्थ बनता जाता है उसकी सांद्रता बढ़ते जाती है। क्लियर है? तो यहीं पर हम क्या लिख रहे हैं कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी, उत्पाद के सांद्रण में बढ़ोतरी होगी, परिवर्तन लिख दिया। तो किसी भी एक चीज को कंसिडर कीजिए, या तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन देख लीजिए या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन देख लीजिए, और डिवाइड कर देना है किसके साथ? समय अंतराल के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की दर। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक में परिवर्तन के सांद्रण में परिवर्तन, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन को हम भाग दे देंगे समय से। यही होगी रासायनिक अभिक्रिया की दर। चलिए एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, ए और बी, ये अभिकारक हो गए, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो उत्पाद बन रहे हैं, सी और डी, उत्पाद। ठीक, अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। तो देखिए अभिक्रिया की दर मैं यहां से समझाने जा रहा हूं। अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डेल, डेल मतलब वहां यूज किया जाता है जहां पर परिवर्तन हो रहा हो। ठीक, ए मतलब एक अभिकारक है और डिवाइड कर दिया किससे? समय अंतराल से, डेल टी मतलब समय में परिवर्तन, डेल टी। क्लियर है? तो इस प्रकार देखिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा है, इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिकारक है उसके सांद्रण में कमी हो रही है, और जहां कमी हो रही है वहां पर क्या चिन्ह यूज कर दिया? ऋण, नेगेटिव। तो अभिकारक ए के सांद्रण में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समय के सापेक्ष में क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की दर। या फिर आप एक अभिकारक सिर्फ बी ले लीजिए, तो बी के सांद्रण में कमी, ये भी तो अभिकारक है तो कमी होगी, तो बी के सांद्रण में कमी समय के सापेक्ष में, ये भी क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर। या फिर उत्पाद के रूप में अगर हम ले लें सी को, तो देखिए यहां पर ऋणात्मक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो उत्पाद है और उत्पाद के सांद्रण में कमी नहीं, क्या हो रही है? बढ़ोतरी। इस कारण यहां पर माइनस नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या होगा? प्लस। तो उत्पाद सी के सांद्रण में बढ़ोतरी, समय के सापेक्ष में अभिक्रिया की दर। या फिर आप डी को ले लीजिए, डी के सांद्रण में वृद्धि, समय के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर। तो कुछ भी आप कह सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया की दर किसे कहेंगे। जहां पर मैंने लिखा है डेल ए, डेल बी, डेल सी, डेल डी सांद्रण में परिवर्तन है। जहां भी डेल साइन होता है उसका क्या तात्पर्य होता है? परिवर्तन का। ठीक है, ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न इससे बन सकता है। इस डेफिनेशन से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये आपके समझने के लिए है, लेकिन इसका यूज करके आगे हम कुछ चीज़ देखेंगे। और साथ ही साथ एक और हमारा टॉपिक आ जाता है क्या इसके अंतर्गत, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इनसे प्रश्न आपके बिल्कुल बन सकते हैं, तो इसको ध्यान देना आवश्यक है। देखते जाइएगा यहां पर क्या लिखा है। पहला कारक जो है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला, वो है अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले शुरू में जो पदार्थ है उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका सांद्रण। ठीक है, तो अभिकारकों का सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाया जाए, ये जो मैंने सिंबल यूज किया है किसके लिए किया है? बढ़ाने का सिंबल यूज किया है। ज्यादा हम समय बर्बाद करके शब्दों में ना लिख के ऐसा लिख लेते हैं, आप भी वैसा लिखिएगा, टाइम की बचत होगी। अभिकारकों के सांद्रण को अगर बढ़ा दिया जाए तो फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप क्या होगा कि अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार अभिकारकों का सांद्रण समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर के। एक और क्या निकल के आया हमारा? एक रिजल्ट निकल के आया जो प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। इससे प्रश्न बन सकते हैं कि भाई अभिकारकों का सांद्रण समानुपाती होगा
अभिक्रिया की दर के, अभिक्रिया की दर के। क्लियर है? अगला जो कारक हम देखेंगे कि अभिक्रिया का ताप क्या होना चाहिए। अभिक्रिया की ताप अगर बढ़ेगी या कम होगी तो उसकी अभिक्रिया के दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया का ताप अगर बढ़ाया जाए, अभिक्रिया का ताप अगर बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी फिर से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का ताप समानुपाती होगा अभिक्रिया के दर के। ठीक है? या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे इसको मैंने किया कि बढ़ा लिया, उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे क्या, अगर अभिक्रिया के ताप में कमी की जाएगी, है ना, तो अभिक्रिया की दर में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही तो मतलब होता है समानुपाती का, कि अगर कोई एक चीज बढ़ाया जाए तो उसके सापेक्ष में जो दूसरी चीज है वो भी बढ़ेगी, या फिर किसी एक चीज को कम किया जाए तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। यही होता है समानुपाती का अर्थ। ठीक है? तो इस प्रकार हमको दोनों याद रखना है, सांद्रण और ताप का प्रभाव अभिक्रिया की दर में। क्लियर है? इधर भी ऐसी होगा, अगर आप इसको कम कर देंगे तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। अब ये दोनों का मैं एक कारण आपको बताने वाला हूं कि सांद्रण और ताप, सांद्रण और ताप के बढ़ने पे दर क्यों बढ़ती है या कम होने पे दर क्यों कम होती है। देखिए, जब भी आप अभिकारकों के सांद्रण या ताप को बढ़ाएंगे, ठीक, तो क्या होने वाला है कि अभिकारक के जो अणु रहेंगे उनकी आपस में जो टक्कर की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, आपस में टकराने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, और जहां भी अणुओं के टकराने की प्रवृत्ति बढ़ी वहां पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। तो क्या याद रखना है, दोनों का कारकों के पीछे कारण क्या याद रखना है, अणुओं के जो अभिकारक के अणु हैं, अभिकारक के अणुओं के टकराने की प्रवृत्ति इसके पीछे कारण है। अगर बढ़ा रहे हैं सांद्रण तो टकराने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, ताप बढ़ा रहे हैं तो भी अभिकारक के अणुओं की टकराने की प्रकृति बढ़ेगी, और इस प्रकार अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। मतलब जहां टक्कर ज़्यादा होगा अणुओं के बीच में, ठीक है, जैसे बात करें, जहां टक्कर होगा, ये जितना जल्दी टक्कर होगा, जितना तेजी से टक्कर होगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको। प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा कारक, और वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित या बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक काम में लाया जाता है। उत्प्रेरक की यही भूमिका होती है। ठीक है, अलग से पढ़ लेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो उत्प्रेरक की भूमिका के तौर पे आप इतना ही याद रखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के काम आता है, या तो कम करने के काम आता है या तो बढ़ाने के काम आता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या प्रभाव डालेगी, इससे रासायनिक अभिक्रिया के दर में बढ़ोतरी भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा किस पे, उत्प्रेरक पे, कि कौन सा उत्प्रेरक आप यूज कर रहे हैं, या अभिक्रिया में आप क्या चाह रहे हैं कि अभिक्रिया की दर बढ़े या कम हो। बात समझ में आए आपको? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा जो कारक है वो है अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया का दाब, अब देखिए अभिक्रिया का दाब, इसमें एक और चीज मेंशन कर लीजिए। अगर कोई गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है, जनरली दाब वाला प्रभाव जो होता है वो कहां देखने को मिलता है, गैसीय अभिक्रिया में। तो अभिक्रिया का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखिए, जब कभी भी गैसीय अभिक्रिया होगी वहां पर दाब का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जब कभी भी दाब में बढ़ोतरी होगी, अभिक्रिया की दाब में बढ़ोतरी होगी, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर में भी बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, दाब में बढ़ोतरी होगी, अभिक्रिया की दर में भी बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखें, गैसीय अभिक्रिया के दौरान। आगे बात कर लेते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब किसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर भी फिर से वही बात, अभिक्रिया की दर में
बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखें कि अभिकारक अगर गैसीय हैं जो भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसकी तुलना में अगर अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अगर ठोस हो तो ठोस में अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, और गैसीय अवस्था में रहने वाले अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया की दर कम होगी। ठीक है, एक और नोट पॉइंट इस पॉइंट के संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसको आपको नोट करना है कि अगर अभिकारकों को चूर्ण के रूप में लिया जाए, पाउडर के फॉर्म में लिया जाए, तो अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको नोट करना है कि अभिकारक को अगर पाउडर फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में लिया जाए, चूर्ण रूप में लिया जाए, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यह था इंट्रोडक्शन पार्ट केमिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसको एक इक्वेशन के थ्रू हमने समझा, और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर में किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है और उससे जो प्रश्न बन सकते हैं, ये जो हमने समानुपाती के तौर पे देखे, ये हमने आज सीखा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सारी अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में बातें बताऊंगा, चर्चा करेंगे, चाहे वो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय हो, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हो, मंद और तीव्र अभिक्रिया हो। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा एग्जाम्पल के साथ, मतलब सारे समीकरण के साथ में। ठीक है, जहाँ से प्रश्न एक्चुअल में बहुत बार आए हुए हैं इस टॉपिक से, कि कोई अभिक्रिया आपको दे देगी, उसको पहचाना रहेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। आप कनेक्टेड रहिए और निरंतर देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और कोई सुझाव है अपनी तरफ से तो उसे भी दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।